हाँ, क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज खुटहन जौनपुर के यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए विद्यालय की तरफ से यह व्यवस्था दी गई है कि आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन करें, आप अपनी पढ़ाई को अनवरत बनाए रखें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं खर्च करूंगा यहाँ पर, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है हम लोगों के लिए। हम सीधे आपको टॉपिक पर ले चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसके पहले का जो लेक्चर था, पहले का जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को मैं पढ़ा रहा था, और जिसमें मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ। मैं आपको पीढ़ी एकांतरण पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको बोल सकते हैं एक द्विलिंगी पुष्प की संरचना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टामिन का अर्थात एक पुंकेसर का, समझ रहे ना, एक पुंकेसर का मैं संरचना आपको बता चुका हूँ। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्लास में तो हम इसको 45 से 50 से घंटे का समय लग जाता है, लेकिन समय को देखते हुए इसको कम से कम 15 मिनट में इसको एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक है आपका लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, टॉपिक है आपका लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब प्रश्न ये उठता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, लघु बीजाणु जनन है क्या? तो उत्तर यह होगा। अच्छा, पहले बात और बता दूं आपको कि लघु बीजाणु को हम क्या क्या कह सकते हैं। देखो, लघु बीजाणु को हम एक नाम और दे सकते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन अर्थात पराग कणों का बनना। पराग कणों का बनना, तो पराग कणों का बनना भी कह सकते हैं हम। इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कह सकते हैं, और इसको हम लघु बीजाणु जनन भी कह सकते हैं। ठीक, आप जानते रहेंगे कि बायोलॉजी में जहाँ भी जेनेसिस शब्द आपको मिलता है, जहाँ पर जेनेसिस टर्म आपको मिल जाए, तो आप समझिए कि वहाँ पर बात बनने की जा रही है, निर्माण की बात चल रही है। ठीक है, तो जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, निर्माण। अगर हमने कहा लघु बीजाणु जनन अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो इसका यह मतलब हुआ कि माइक्रोस्पोर का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। परिभाषा क्लियर हुई आपको कि माइक्रोस्पोर का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है और कैसे होता है। तो हम एक छोटे से फिगर के माध्यम से आपको लिए चलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर। तो अगर हम किसी तरुण पराग, किसकी तरुण पराग कोश, तरुण पराग कोश का मतलब तो आपको पता ही होगा ना। तरुण पराग कोश का मतलब होता है एक न्यूली बार एंथर। न्यूली बार एंथर, एक तरुण पराग कोश का अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन करता हूं, उसका अनुप्रस्थ काट करता हूं, तो अनुप्रस्थ काट में हम क्या देखते हैं कि जो विभज्योतिकी ऊतक है, कोशिकाएं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, और उसी विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाएं एक लेयर बनाती है जिसका नाम होता है हाइपोडर्मल लेयर। समझ रहे ना। तो अब यहाँ पर आप बाहर देख सकते हैं लेयर हो गया एपिडर्मिस का, एपिडर्मिस का। अब इस फिगर को जब मैं आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा और ओरिजिन की तरफ ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लेयर अब आपको स्पष्ट हो रही है, ये लेयर किसकी है, ये सब है हाइपोडर्मल लेयर। कौन सी लेयर है, हाइपोडर्मल लेयर। इन स्तरों को हम बोल सकते हैं हाइपोडर्मल लेयर। ये हाइपोडर्मल लेयर हो गई आपकी। ठीक है, अब इस हाइपोडर्मल लेयर की कुछ स्पेशल कोशिकाएं, विशेष कोशिकाएं, ठीक, ये मॉडिफाइड होती हैं, रूपांतरित होती हैं, और जिनको हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल, अर्थात हम हिंदी में कहते हैं प्रपशु कोशिका। हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका। जरा से यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा आप लोग। हम इसको कहते हैं प्रपशु कोशिका। क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका। अब ये जो प्रपशु कोशिका है अर्थात आर्कीस्पोरियल सेल,
आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल जो होती है यह डिवाइड करती हैं और दो कोशिकाओं की अवस्था को प्राप्त करती हैं। हम वो दोनों कोशिकाओं की अवस्था को इस फिगर में आपको लोकेट करके दिखा दे रहे हैं। जैसे एक कोशिका ये हो गई और दूसरी कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई, दूसरी कोशिका ये हो गई। यहाँ भी देखिए आप ऐसे सेम दूसरी कोशिका यहाँ भी आपको दिख रही हैं, ऐसे यहाँ भी आपको ये दो कोशिका दिख रही हैं। अब इसमें से जो बाहर की ओर की कोशिका है उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल। और हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरजिनस सेल। प्राइमरी माइक्रोस्पोरजिनस सेल। तो प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरजिनस सेल ये दो कोशिकाओं की अवस्था है किसकी? आर्कीस्पोरियल सेल की। अब प्राइमरी पैराइटल सेल क्या काम करता है कि ये 3 डिवीजन मतलब डिवीजन करके 3 से 5 अस्तर बनाता है, ठीक है। और 3 से 5 अस्तर में सबसे बाहर का जो अस्तर होता है वो एंडोथीसियम होता है, सबसे अंदर का जो अस्तर होता है वो टैपेटम का होता है और दोनों के बीच में एक मिडिल लेयर होता है, ठीक। एंडोथीसियम यथावत बना रहता है लेकिन मध्य अस्तर और साथ में जो टैपेटम होता है यह बना नहीं रहता बल्कि विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करने में नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? आशा करते समझ यहाँ तक आया। अब आगे हम बात करते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरजिनस सेल की। तो प्राइमरी माइक्रोस्पोरजिनस सेल जो होता है वह माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाता है और लास्ट क्या होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल यह अर्धसूत्री विभाजन करके मियोटिक डिवीजन करके 4 अगुणित पराग कणों का 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का क्या करता है? निर्माण करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब एक ऐसा फिगर हमें बनाना है यहाँ पर कि जिस फिगर में हमको क्या क्या लोकेट करना है। हमको सबसे पहले एक परिपक्व पराग कोष को मैं उसी फिगर में लोकेट करूँ, मतलब इसी के बाद फिगर आएगा वो, ठीक है। अब इस फिगर के बाद जो फिगर आएगा उसमें 4 मैं आपको पराग कोष दिखाऊंगा, पराग कोष के 4 चैम्बर में आपको दिखाऊंगा और उसी चैम्बर में आपको पराग कण लोकेट करके दिखाऊंगा और 3 से 5 जो अस्तर बने हैं उन अस्तरों को भी मैं यहाँ पर लोकेट करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट टर्म फिगर में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिनको आप देखिएगा और देखने के बाद आप इनको आसानी से घर पे बनाने का प्रयास करिएगा। जैसे विचार करिए ये रहा 4 चैम्बर, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये, ठीक। ये यहाँ पर 4 चैम्बर लोकेट किए जा रहे हैं। अब इसमें से 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और ये 4 चैम्बर, ठीक। अब इस 4 चैम्बर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेयर ये हो जाता है, दूसरा लेयर यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। ये दूसरा लेयर हो गया और इसी के बाद एक तीसरा लेयर यहाँ पर आपको मिलता है, ये तीसरा लेयर मिलता है और इसी के अंदर का जो ये वाला लेयर होता है इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसी लेयर को हम बोलते हैं सबसे अंदर का जिसका नाम होता है टैपेटम। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया टैपेटम का, ये हो गया मिडिल का, ये मिडिल का लेयर हो गया और ये हो गया एंडोथीसियम का। इसको हमने क्या नाम दिया? एंडोथीसियम। और इसी के अंदर ये गोल गोल जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये गोल संरचनाएं क्या है? यही गोल संरचनाएं हैं पराग कण। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से मैं इस चैम्बर को बनाया हूं इसी प्रकार एज सच सेम आपके ये भी चैम्बर बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर आप अंदर में ये जो सेल्स है आप इसको फिल जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर भर दीजिएगा इसको इस तरीके से। 1 मिनट, बीच में कंडक्टिंग स्ट्रैंड भी आपका बन जाएगा, इसको भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक। ये हो गया ये, और यहाँ से आप इसको खींचते चले जाइएगा, ठीक। अब इसको मैं नहीं बना रहा हूँ, क्यों नहीं बना रहा हूँ? कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको ना बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है आप समझ जाइए इसको पहले। इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि एज सच सेम जैसे ये है वैसे ये भी चैम्बर है, ये भी चैम्बर है, ये भी चैम्बर है। लेवलिंग आपकी सेम होगी। अंदर आपके क्या है? पोलन ग्रेन,
अंदर क्या है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के बाद यहाँ पर जो 3 लेयर बन रहे हैं, एंडोथेसियम का, मिडिल का और टैपिटम का, ये 3 लेयर है और अंदर है पोलन ग्रेन। यही काम यहाँ भी करेंगे आप, ऐसे 3-5 लेयर बनाएंगे, फिर अंदर पोलन ग्रेन दिखाएंगे। यहाँ भी 3-5 लेयर, यहाँ भी 3 से 5 लेयर, ठीक है। तो आप इसको अपने नोटबुक पे आप इसको बना लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये वाला पोर्शन भी दिखाई दे रहा है आपको, ये इतना, जिसको हम बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं, स्टोमियम। ये पोजीशन क्या है, यही वो पोजीशन है जहाँ पर इसका डेhiscence होता है, स्फुटन होता है, और स्फुटन के बाद परागकण क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और जब परागकण बाहर आते हैं तब वो पॉलिनेशन के लिए रेडी होते हैं और फर्दर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो प्रक्रिया जो हमने आपको बताया किसी प्रक्रिया है ये, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, अर्थात लघु बीजाणु जनन की, ठीक है। किसकी प्रक्रिया है, लघु बीजाणु जनन की। कोई डाउट, आशा करते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब आप चैम्बर को बना रहे हो, जब आप चैम्बर को बना रहे हो तो यहाँ पर चारों चैम्बर जो आप बनाइएगा वो बिल्कुल इक्वल बनाइएगा, मतलब चारों को बैलेंस में होने चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब चूंकि हमने माइक्रोस्पोर बना लिया, माइक्रोस्पोर का मतलब परागकण को बना लिया, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको परागकण की संरचना के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको हम कहते हैं परागकण की संरचना, परागकण की संरचना, कि परागकण कैसा होता है। देखिए, आप जैसा कि पता है कि परागकण जो होता है वो गोल संरचना कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इसका अंदर का न्यूक्लियस हो गया। अब इस गोल संरचना के बाद यहाँ पर 2 आवरण आपको मिलते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसमें से ये बाहर का हो जाता है एक्साइन और अंदर का हो जाता है इंटाइन, ठीक। और यहाँ पर एक जर्मपोर होता है जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो जर्मपोर है, यह जर्मपोर मोनोकाटिलेडन, अर्थात जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन बनता है उसमें जर्मपोर की संख्या तो 1 होती है, लेकिन अगर हम किसी डाइकाट की बात करें, अच्छा बताइए मोनोकाट डाइकाट तो आपको क्लियर है ना, चलिए नहीं क्लियर तो बता दे रहा हूँ कि मोनोकाट का मतलब होता है एक बीजपत्री और डाइकाट का मतलब होता है द्विबीजपत्री, 1 जर्मपोर, 2 जर्मपोर और 3 जर्मपोर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 3 जर्मपोर है, ये भी जर्मपोर है, ये भी जर्मपोर है, ये भी जर्मपोर है। हम लिख सकते हैं ये जर्मपोर और यहाँ पर ये क्या है, जर्मपोर, और ये भी क्या है, जर्मपोर। तो ये 3 जर्मपोर आपके सामने है। ये किसके लिए है, डाइकाट, क्या है, डाइकाट पोलन ग्रेन, डाइकाट पोलन ग्रेन मतलब द्विबीजपत्री परागकण है, मतलब पौधों का परागकण। और ये क्या है, मोनोकाट, कौन सा है, मोनोकाट पोलन ग्रेन, ये मोनोकाट पोलन ग्रेन, ठीक। मोनोकाट में 1 जर्मपोर है और डाइकाट में कितने जर्मपोर हैं, 3 जर्मपोर है। ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, परागकण की अगर संरचना की बात करें तो परागकण के 2 स्तर मिलते हैं, एक बाहर का एक्साइन, अंदर का इंटाइन। एक्साइन तो कठोर होता है, बट इंटाइन जो होता है वो सॉफ्ट होता है। और एक्साइन के कठोर होने का जो रीज़न है उसको मैं बता दे रहा हूँ। एक वसीय पदार्थ होता है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन, और वह स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये जो एक्साइन होता है ये काफ़ी कठोर होता है, बट इंटाइन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक। और किसी परागकण में, आज जैसे मैं आपको बताया, अगर मोनोकाट पोलन ग्रेन है, अर्थात एक बीजपत्री पौधे से मक्का वगैरह में जो परागकण मिलते हैं उसमें एक छिद्र होता है जहाँ से जो पोलन ट्यूब होते हैं वो अराइज करते हैं, और पोलन ट्यूब जहाँ से अराइज करते हैं वो जर्मपोर है, ठीक है। तो मोनोकाट में एक बीजपत्री में क्या होता है कि पोलन ग्रेन में 1 जर्मपोर होता है, लेकिन डाइकाट में क्या होता है, द्विबीजपत्री जैसे मटर हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, आम हो गया, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें जो जर्मपोर की संख्या होती है वो 1 नहीं बल्कि 3 होती है, ठीक। और इसी से जर्मपोर से क्या होता है ना कि पोलन ट्यूब अराइज करता है, और उसी पोलन ट्यूब से जो न्यूक्लियस होता है वो फॉरवर्ड अर्थात आगे बढ़ता है और निषेचन के लिए पहुँचता कहाँ पर, मादा पोर्शन के पास, ठीक है। तो ये रहा पोलन ग्रेन की संरचना, है ना। तो यहाँ पर एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पोलन ग्रेन भी आपका अलग से पूछा जा सकता है,
पॉलन ग्रेन भी अलग से आपका पूछा जा सकता है, यहाँ से भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को छोड़ करके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के स्टेप को छोड़ करके यहाँ से आपको इंडिविजुअल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पॉलन ग्रेन की संरचना की, यहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक, तो मैं एक बात फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वीडियो को आप मैक्सिमम टाइम तक देखिए जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तब आप पेन और पेपर उठा करके नोट्स बनाने का काम प्रारंभ करिए। ठीक, आप सेल्फ नोट्स बनाइए वीडियो का, लेक्चर का सहारा लेकर के। ठीक, ये लेक्चर आपका अस्थाई है, अस्थाई है, मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि अस्थाई है। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर आपका संपन्न होता है। बाकी जो अगला वीडियो लेक्चर है आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से मिलेगा। थैंक यू।